दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के संबंध में। मतलब कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन को सेटलमेंट कराते हैं तो भविष्य में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या बोल सकता हूं भविष्य में आपके ऊपर क्या खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, और आपको ये गलती क्यों नहीं करनी चाहिए, इस बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी लोन विंडो को क्लोज़ करा लेते हैं। मतलब कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको लोन के लिए मना कर दिया जाता है, यानी डिक्लाइंड। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा और केवल आपको व्हाट्सअप करना है, कोई कॉल नहीं करनी है, केवल व्हाट्सअप करना है। ठीक है, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई कॉल नहीं, केवल व्हाट्सअप पर मैसेज। ठीक है, आपको नॉर्मल मैसेज करना है बस। आज की जो वीडियो है वो है लोन सेटलमेंट के संबंध में, अनसिक्योर्ड लोन सेटलमेंट। और अनसिक्योर्ड लोन सेटलमेंट पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है और उस लिंक से जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़। और ग्रो एप्लीकेशन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में और गोल्ड्स में। ठीक है, मतलब सॉरी, गोल्ड में। यार गोल्ड्स क्यों होता है, गोल्ड ही होता है ना। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या ऐसे करके आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ये सब काम नहीं भी कर सकते ना तो फ्री में भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे लिंक से ऐप डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको एक आता है शेयर एंड अर्न का ऑप्शन, वहाँ पर जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है अपने लिंक से। ठीक है, अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद तो आप जितने दोस्तों को शेयर करेंगे आपको पर रेफरल 100 रुपीज़ मिलेगा। फिलहाल ये ऑफर चल रहा है। मतलब कि अगर आपने 10 लोगों का अकाउंट एक्टिवेट करा दिया या 10 लोगों का अकाउंट क्रिएट करा दिया तो आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे। और ये ऑफ़र फिलहाल चल रहा है। अगर आप मेरे लिंक से करेंगे तो मुझे भी 100 मिलेंगे, आपको भी 100 मिलेंगे। तो इसमें देर कुछ नहीं है, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। मतलब पर रेफरल आपके दोस्त को भी 100 मिलेंगे, आपको भी 100 मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी एप्लीकेशन है आप स्टॉक्स। आप स्टॉक्स पर आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इस पर एक चार्ज होता है 100 मैं बोलूँ तो 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी, कुल मिलाकर शायद 116-117 रुपये के आसपास बनता होगा। तो अगर आप उस पर किसी अपने फ्रेंड का अकाउंट खुलवाते हैं, खुद का पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको इतने रुपये पे करने होंगे 116। अकाउंट क्रिएट कीजिए और इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी है, वो आप उनके कस्टमर केयर से पता कर लीजिएगा, लेकिन मेन आपके अकाउंट बैलेंस से कभी भी नहीं कटता है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस ऐप को साइन अप करके, या बोल सकता हूँ पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके उस ऐप में, और आपको अपने लिंक से अपने फ्रेंड को रेफ़र करना है। और रेफ़र जब आप करेंगे तो पर रेफरल अभी 400 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है। कभी 500 का भी आता है, कभी 300 का भी हो जाता है। तो अगर आपके दोस्त भी बना लेते हैं तो आपको 400 रुपीज़ पर प्रति रेफरल मिलेगा। और बहुत ही आसान है अर्न करना, आप स्टॉक से भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों एप्लीकेशन का। आप चाहें तो ग्रो में आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आप स्टॉक्स में शायद आपको 116 रुपये 170 रुपये फीस देनी पड़ती है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन यानी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एप्लीकेशन का लोन, अगर आप इसका सेटलमेंट कराते हैं तो आपके भविष्य में क्या इसके बोल सकता हूँ दुष्प्रभाव होंगे, क्या बुरे प्रभाव होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेटलमेंट के बारे में कोई जानकारी देता हूँ। सेटलमेंट कराना हमारा अधिकार नहीं है। अगर बैंक चाहे तो किसी भी लोन को सेटल कर सकती है। अब सेटलमेंट की नौबत आती कब है? जब आपका लोन एनपीए में जाता है, लोन रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करती है बैंक। लोन एक्चुअल में आपको सच बताऊं तो अनसिक्योर्ड लोन ही सेटलमेंट किए जाते हैं। मतलब अनसिक्योर्ड लोन का ही सेटलमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैंक के पास कोई एसेट नहीं होता है जिसको वो मतलब गिरवी रख के आपको लोन दिया हो। ऐसा कोई उनके पास एसेट नहीं होता है, तो वो किसी भी एसेट को बेच नहीं सकते। और बैंक को बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है। मतलब कि अगर आपके लोन में उन्होंने आपसे एक मतलब बोल सकता हूँ ना, एक जब आप लोन लेने जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट में होता है
डॉक्यूमेंट कि गारंटर, ठीक है, तो गारंटर के जहाँ साइन कराए होंगे तो आपके गारंटर से भी वसूल करने की कोशिश होगी। और बोल सकता हूँ बहुत सारी तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। आर्बिट्रेशन को भी जाता है मैटर, तो आर्बिट्रेटर होते हैं वहाँ पर एक नियुक्त, वो भी कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए बैंक रिकवरी इतनी सारी ना करके आपको एक सेटलमेंट अमाउंट बता दें कि आपका 1 लाख रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ या किसी प्रकार के पर्सनल लोन की। मान लीजिए टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 1 लाख रुपए, उस पर ब्याज लगा 30,000 रुपये का, 30,000 रुपीज़। अब बैंक बोलते हैं, आपसे कहता है बैंक या NBFC आपसे कहता है कि ऐसा है, आपको ब्याज हम माफ़ कर देते हैं, आप एक काम कीजिए सेटलमेंट कर लीजिए और आपको केवल 70,000 पे करने होंगे, उसकी भी हम आपको EMI बना दे रहे हैं 5 या 6, ठीक है। तो आप राजी हो जाते हो कि ठीक है भाई सेटलमेंट कर लेते हैं, इतने कम में निपटारा हो रहा है तो इस महीने 10,000 दे देता हूँ, फिर अगले महीने 10,000 दे दूँगा, ऐसे करके 6-7 महीने में अपना लोन जो है वो चुका दूँगा और मैं इस झंझट से बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन ना, इस झंझट से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप एक नई मुसीबत को फिर से दावत दे रहे हैं, ठीक है। अब वो 30,000 रुपये तो बचा रहे हैं, या आपने और नेगोशिएशन कर लिया तो आपने ओवरड्यू चार्जेस भी हटवा लिए, मान लीजिए इंटरेस्ट तो हटवा ही लिया, आपने ओवरड्यू चार्जेस भी हटवा लिए, ठीक है। या हो सकता है आपने जो बोल सकता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट हो उससे भी कम में सेटलमेंट करा लिया, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट की बैंक को और उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट से भी थोड़े से कम रुपए में आपको आपका लोन जो है वो सेटल कर दिया। सेटलमेंट लेटर आपको मेल पर सेंड कर दिया या आपको रिसीविंग दे दी उसकी, और आपको रिसीव करा दिया लेटर और आपको सेटलमेंट अमाउंट बता के आपका लोन सेटल कर दिया। अब आपके सिविल में लिख कर आएगा कि ये लोन सेटल हो चुका है, ठीक है। और जब वो लिख कर आएगा तो उसके बाद आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत आएंगी। निकट भविष्य में आप मतलब आने वाले जो भविष्य है, आपका जो आने वाला फ्यूचर है, उसमें आपको लोन नहीं मिल पाएगा आसानी से। आसान भाषा में कहूँ तो कम ब्याज दरों पर और अच्छी मतलब बोल सकता हूँ बड़ी बड़ी बैंकों से आपको लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बैंक की नज़र में आप डिफ़ाल्टर भी हैं और आप जो है वो पैसा चुकाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो बैंक आपको अच्छे नज़रिए से नहीं देखता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो ख़राब हो चुका है। तो आपको लोन मिलने में बहुत समस्या आएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको भविष्य में लोन, मान लीजिए बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं नहीं यार मैं तो लोन लूँगा ही नहीं भविष्य में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि 7 साल से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 10-10 साल तक मैंने देखा है कि सिविल में लोन शो होते हैं। और मेरा लोन मैं अगर खुद बताऊं ना तो वो सेटल नहीं, मैंने तो खैर पे कर दिया है। मैंने कुछ बोल सकता हूँ ऑटोमोबाइल मैंने EMI पर लिया था, ठीक है। तो उसको मैंने परचेज किया था 2014 की बात है या 13 की बात है, अभी भी वो लोन शो होता है। तो यानी जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना 7 साल के बाद सिविल में से हट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि 7 साल के बाद सिविल से हट जाएगा। लोन शो होता रहता है और वो आगे आपको नुकसान पहुंचाता रहता है। और जब आप सेटलमेंट कराते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी हैम्पर होता है और क्रेडिट वर्दीनेस यानी क्रेडिट स्कोर भी आपका ख़राब होता है। तो लोन को सेटल कराने के नुकसान बहुत सारे हैं, फ़ायदा बस एक है कि आप बहुत सारी जो मुसीबत होती है आपके ऊपर बार बार जो प्रेशर दे रही होती है बैंक, वो बंद हो जाता है, आपका सेटलमेंट यानी समाधान हो जाता है। तो जो समाधान करा लेते हैं ना लोन, तो वो एकदम खुश ना हो, आने वाला जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकता हूँ प्रॉब्लम वाला होता है, क्योंकि सिविल स्कोर आपका हैम्पर होता है, प्लस वहाँ पर लिख कर आने लगता है ये इसी से NBFC से इन्होंने लोन लिया था और सेटल हो चुका, ठीक है, वहाँ कॉलम में सेटल लिख कर आता है। खैर, तो ये तो थी लोन सेटलमेंट की बात। और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, तो जो भी डाउट हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। और बहुत सारे भाई मेरे को अब बोलेंगे कि आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में तो बताया नहीं, तो बता दूं क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। तो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और लोन एप्लीकेशन के लोन, मैंने ये तीनों के बारे में बात बताई है। और क्रेडिट कार्ड भी अगर आप सेटल कराते हैं ना तो इन फ्यूचर भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। मैंने ऐसा देखा है यार, मिलता नहीं है, 99% चांसेस रहते हैं कि मिलता नहीं है। वो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप लोन को सेटल कराते हैं तो आपके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट बस यही होता है कि आपको एक तो पैसे कम देने होते हैं, ठीक है, रुपए कम देने होते हैं। और आप जो वो रोज़ के प्रेशर होता है ना मेंटली
प्रेशर वो ख़त्म हो जाता है। और एक प्रॉब्लम मैंने अपने फ्रेंड के साथ में देखी थी। हुआ ये था कि मेरे फ्रेंड ने घर पर अपने बिना बताए एक लोन को सेटल करा लिया था। फिर उनके एक बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं यार, तेरे नाम पर हम एक कार EMI पर निकाल लेते हैं और पूरी फैमिली जो है फिर उसी से मतलब एक बोल सकता हूँ कि पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए एक कार उनको मतलब जो थी परचेज करनी थी। शोरूम पर गए, मेरा फ्रेंड भी वहाँ था, तो एक उन्होंने क्रेडिट कार्ड सेटल करा रखा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई एक काम करो, अपना पैन कार्ड दो। उसने अपना पैन कार्ड दिया और उसके बड़े भाई भी वहाँ खड़े थे। और जो लोन प्रोवाइड करा था वहाँ पर एजेंट बैठे रहते हैं, शायद बजाज फाइनेंस या कोई और फाइनेंस कंपनी का था वो। जब उसने वो पैन कार्ड नंबर डाला तो वहाँ पर साफ लिख कर आ गया कि सिविल स्कोर जो है वो ख़राब है और इनका एक लोन जो है या क्रेडिट कार्ड जो है वो सेटल्ड है। बस फिर क्या था, फिर आप समझ लो परिवार में क्या हुआ होगा। वहाँ मचा कोहराम कि भाई ये तुमने क्या किया है, ये तुम्हारे कौन से पिछले जन्म के नहीं, इसी जन्म के कौन से पाप हैं जो आपने हमें बताया नहीं। तो बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं कि घर पर बिना बताए लोन को सेटल करा लेते हैं, बच निकलने के रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन कभी ना कभी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। खैर, तो ये तो थे कुछ नुकसान सेटलमेंट के, और कुछ क्या ज़्यादातर नुकसान ही नुकसान है। सेटलमेंट मत कराइए, कोशिश कीजिए पे करने की, ठीक है। बहुत ही अगर आप मुसीबत में, बहुत ही मुसीबत में, बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर है, जब आप कसम ही खा लें कि नहीं मैं भविष्य में कभी मेरे को लोन लेना ही नहीं है, तो आप सेटल करा लो। और लेकिन हाँ, सेटलमेंट हमारा अधिकार नहीं है। तो वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पता है लिख देंगे, बहुत ही आसानी से लिख देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर मुझे फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।